कि क्या बेबी को पेनफुल वैक्सीनेशन करानी चाहिए या पेनलेस वैक्सीनेशन करानी चाहिए? पेनलेस वैक्सीन में जो पेनफुल वैक्सीन है उसके कंपैरिजन में जो बुखार आता है, दर्द होता है या फिर जो वहाँ पर सूजन होती है वो ये MMR वैक्सीन जो है जिसको लेके कहते हैं कि वो वैक्सीन देने से ऑटिज्म हो सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से आजकल वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है, बट ऑटिज्म का गवर्नमेंट सेंटर में जो वैक्सीन मिलते हैं उनमें अच्छी बात यह है कि जितने इसेंशियल लाइफ सेविंग वैक्सीन है, जिन बीमारियों से हमारे जान को खतरा है, वो इंडियन गवर्नमेंट फ्री में सबको प्रोवाइड करती है। क्या डेंजरस नहीं है कि आप एक बच्चे के यहाँ एक टांग में, दूसरी टांग में और फिर एक ओरल वैक्सीन भी दे रहे हैं, तीन वैक्सीन एक बार? आप एक दिन में 3 वैक्सीन भी लगा सकते हो। एज अ मदर आपको लग रहा है कि प्राइवेट वैक्सीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है, 1-2 दिन तक बुखार आता है, बुखार बहुत हाई नहीं जाए, वैक्सीन के साथ साथ भी आप फीड कर सकते हो, वैक्सीन के तुरंत बाद भी फीड कर सकते हो, फीडिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पेरेंट्स को बच्चे को गोद में लेके ही वैक्सीन दिलाता हूँ ताकि वो डरे नहीं। अच्छा, मुझे लगता है बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स डरे रहते हैं उस केस में डॉक्टर। बट जनरली हर बच्चे को MCV वैक्सीन मतलब मेनिंगोकोकल वैक्सीन, ये मेनिंगोकोकल एक बैक्टीरिया है जो ब्रेन फीवर करता है। बहुत सारी मदर्स को पता नहीं होता है कि ये जो BCG वैक्सीन लगाया गया है इसके बाद कुछ दिन के बाद वहाँ पर एक लाल निशान बन जाता है। ज़्यादातर एंजाइटी इसी वजह से होती है कि इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुँच नहीं पाती पेरेंट्स तक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेबी हेल्थ पॉडकास्ट बाय डॉक्टर संदीप, जिसमें हम पेरेंट्स की, पर्टिकुलरली नई मदर्स की मिथ्स डिबंक करने की कोशिश करते हैं और ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो हर पेरेंट को परेशान करती है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उससे हर नई माँ अक्सर परेशान रहती है। हम बात कर रहे हैं बेबी वैक्सीनेशन की। बच्चे की तबीयत खराब है नहीं तो फिर इंजेक्शंस या वैक्सीनेशंस की ज़रूरत क्या है? नर्वसनेस हो जाती है जस्ट इंजेक्शंस का नाम सुन के। तो आज हम हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर संदीप के साथ बात करने वाले हैं वैक्सीनेशंस की। वेलकम डॉक्टर संदीप। थैंक यू। सो डॉक्टर संदीप, हमारा पहला क्वेश्चन वैक्सीनेशन को लेके ये है कि क्या बेबी को पेनफुल वैक्सीनेशन करानी चाहिए या पेनलेस वैक्सीनेशन करानी चाहिए? तो ये जो पेनलेस या पेनफुल वैक्सीन है इसको लेकर सभी कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना है। तो देखिए, पेनलेस वैक्सीन में जो पेनफुल वैक्सीन है उसके कंपैरिजन में जो बुखार आता है, दर्द होता है या फिर जो वहाँ पर सूजन होती है वो कम होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर पेनफुल वैक्सीन लगा रहे हो तो अगर वो 100 है तो इसमें 20 होगा। दर्द, बुखार और जो सूजन होता है तो ये कम होता है। बट ये जो है ना, इसको थोड़ा साइंस से हमको समझने की ज़रूरत है। जो पेनलेस पेनफुल वैक्सीन में डिफरेंस है साइंटिफिकली, वो ये होता है कि DTP वैक्सीन पे ही पेनलेस एंड पेनफुल का ये जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई होता है। तो DTP वैक्सीन में जब होलसेल पर्टूसिस यूज़ करते हैं, DTWP, अगर आप अपना वैक्सीन कार्ड उठा के देखोगे तो वहाँ लिखा होता है DTWP/DTAP। तो WP होता है होलसेल पर्टूसिस वैक्सीन, जिसमें कि ज़्यादा रिएक्शन होता है, बच्चे को बुखार ज़्यादा आता है, सूजन ज़्यादा होती है, थोड़ा दर्द होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से बच्चा परेशान होता है। कई बार जो नए माता पिता होते हैं वो डर जाते हैं, थोड़ा चिंता करने लगते हैं। और पहले के ज़माने में इस वैक्सीन से थोड़ा बहुत झटके भी किसी किसी बच्चों को आते थे, बहुत कम बट आने के चांस रहते थे। तो फिर साइंस ने उसको इन्वेंट करके जो होलसेल पर्टूसिस से उसका सेल वाल निकाल के एसेलुलर पर्टूसिस वैक्सीन निकाला, जिसको DTAP या फिर हम लेमैन्स टर्म में मतलब साधारण जनता के लिए जिसको हम पेनलेस वैक्सीन बोलते हैं। तो उसमें जो सूजन, दर्द और बुखार कम होता है। ये चीज़ इसमें जो बेसिक डिफरेंस है पेरेंट्स को समझने के लिए। और कॉस्ट वाइज अगर देखें तो DTAP मतलब कि जो पेनलेस वैक्सीन होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है और पेनफुल वैक्सीन थोड़ा सस्ता पड़ता है कॉस्ट वाइज। और अगर पूछें कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, तो जो DTWP वैक्सीन है अगर सिंगल डोज में कंपेयर करें एक जो पेनफुल और पेनलेस वैक्सीन, तो पेनफुल वैक्सीन का जो इफेक्ट है थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है, उसका ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा दिन तक रहता है, उससे बच्चे को बीमारी से ज़्यादा दिन तक बचाया जा सकता है। बट चूंकि यही DTP वैक्सीन बार बार बच्चे को लगती है, जन्म के कुछ दिन बाद 6 वीक्स में, 10 वीक्स में, 14 वीक्स में 3 बार लगती है, फिर 1.5 साल के आसपास लगती है, फिर 4 से 6 साल के बीच में लगती है और 10 साल में भी लगती है। तो चूंकि ये बार बार हम देते हैं तो वो इफेक्ट उतना डिफरेंस नहीं पड़ता, तो दोनों ही इफेक्टिव है। तो चॉइस सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर आप चाहें तो पेनलेस ले लें, बच्चे को थोड़ा कम दर्द होगा, ज़्यादा नर्वस जो पेरेंट्स हैं वो पेनलेस ले लें। पेनफुल वैक्सीन भी सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा दर्द स्वेलिंग होती है, उसके लिए आप जो दर्द की दवाई होती है, पैरासीटामोल, कैल्पोलक्रोसिन की ड्रॉप्स आती है, थोड़ा सा आइस से वहाँ पर सेक लगाएंगे तो 1-2 दिन में वो भी ठीक हो जाता है। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये चीज़ तो हम हमेशा सोचते रहते हैं क्योंकि नई माँ को अपने बच्चे का वो आंसू देखे नहीं जाते, तो हमेशा हमारा पहला प्रेफरेंस तो एटलीस्ट मेरे लिए, मेरे 7 महीने के बच्चे के लिए मेरा प्रेफरेंस था कि पेनलेस ही लेना, मेरे से आंसू देखे नहीं जाएंगे।
अच्छा डॉक्टर, दूसरा क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है और अक्सर लोगों के मन में रहता है कि ये जो वैक्सीन हम कराते हैं ये हमें गवर्नमेंट सेंटर से करानी चाहिए या प्राइवेट सेंटर से करानी चाहिए, और क्या इन दोनों जगह पे ये ऑप्शंस ऑफ पेनलेस पेनफुल रहते हैं या फिर गवर्नमेंट सेंटर्स में सिर्फ पेनफुल ही रहते हैं? तो देखिए, गवर्नमेंट सेंटर में जो वैक्सीन मिलते हैं उनमें अच्छी बात यह है कि जितने इसेंशियल लाइफ सेविंग वैक्सीन है, जिन बीमारियों से हमारे जान को खतरा है, वो इंडियन गवर्नमेंट फ्री में सबको प्रोवाइड करती है, पूरी सभी बच्चों को सारे देश में। जो गवर्नमेंट में वैक्सीन मिलती है वो लाइफ सेविंग वैक्सीन, मान लीजिए पोलियो हो गया, टिटनस हो गया, जिससे जान जा सकती है, ठीक है ना, उस तरह की जो डिजीज हैं उनसे बचाने के लिए जो वैक्सीन है वो सारा गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है। तो ये सारा गवर्नमेंट में मिलता है, प्राइवेट में भी ये सारे लाइफ सेविंग वैक्सीन मिलते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन डिजीज हैं जिसके अगेंस्ट वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट में मिलती है। तो जैसे उसमें हो गया आपका फ्लू, इन्फ्लुएंजा, जिसकी वजह से बुखार सर्दी खांसी होती है, फिर टाइफाइड, जो हम टाइफाइड सुनते हैं कि हमको टाइफाइड हो गया, या चिकन पॉक्स जिसको हम माता की बीमारी बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए जो जॉन्डिस करता है, लीवर की प्रॉब्लम करता है, वो ये 4 डिजीज जो होती है इसके अगेंस्ट में जो वैक्सीन है वो प्राइवेट में ही मिलती है, गवर्नमेंट में अभी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा एक और वैक्सीन होता है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का नाम सुना होगा, एचपीवी वैक्सीन होता है, जो कि हम एडोलेसेंट में देते हैं। गर्ल्स को ज़्यादा देना पड़ता है कि सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है वो एचपीवी इन्फेक्शन से, तो वो वैक्सीन आती है। तो ये टोटल 5 वैक्सीन है जो सिर्फ प्राइवेट में अभी इंडिया में अवेलेबल है, गवर्नमेंट में नहीं मिलती है। और जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि ना पेनलेस पेनफुल दोनों गवर्नमेंट में अवेलेबल है, नहीं, जो गवर्नमेंट में अवेलेबल है वो पेनफुल वैक्सीन होती है, यानी कि DTW वाली मिलती है। पेनलेस वैक्सीन सिर्फ प्राइवेट में अवेलेबल है क्योंकि पेनलेस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से मेरा जो सभी मदर्स को या माताओं को ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर गवर्नमेंट में वैक्सीन ले रहे हो तो सारा वैक्सीन गवर्नमेंट में प्लीज़ लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके बच्चे की सेहत के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके जो नज़दीकी बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, उनसे मिलके एक्स्ट्रा वैक्सीन आप ले सकते हो। उनसे बच्चों को उन बीमारियों से हम बचा सकते हैं। मान लीजिए टाइफाइड है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए है, फ्लू है, तो इससे हम बचा सकते हैं। तो चाहे तो ये 4 एडिशनल वैक्सीन आप ले लें, सर्वाइकल कैंसर की भी वैक्सीन आप ले सकते हो। बट अगर आप नहीं ले सकते तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो गवर्नमेंट में फ्री में मिलती है। आप सभी जाके अपने नज़दीकी गवर्नमेंट सेंटर में वो सारे वैक्सीन, गवर्नमेंट में चार्ट भी मिलता है, जो वैक्सीन की कार्ड मिलती है जन्म के समय पे ही बच्चों को दी जाती है, तो उस पर अच्छे से टिक लगा के डेट वाइज जाके वहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर में या गवर्नमेंट सेंटर में ले लें, तो उससे जो बहुत सीरियस बीमारी है उससे आपका बच्चा बच जाएगा। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच। एक और डॉक्टर, जो हमारे सबके मन में सवाल रहता है कि एक दिन में 2 या 3 वैक्सीन देनी पड़ेंगी, हमारे चार्ट में अक्सर लिखा रहता है, तो देख के भी उसको देख के भी काफ़ी परेशानी रहती है कि क्या डेंजरस नहीं है कि आप एक बच्चे के यहाँ एक टांग में, दूसरी टांग में और फिर एक ओरल वैक्सीन भी दे रहे हैं, 3 वैक्सीन एक बार। आई एम श्योर सारी मम्मियों की बैंड तो बच जाती होगी पक्का। छोटे बच्चों को वैक्सीन देने में पेरेंट्स घबराते हैं, कई पेरेंट्स देख नहीं पाते हैं। जब हम उनको इंजेक्शन लगाते हैं तो सिर घुमा लेते हैं। तो मेरी फैमिली में भी मैंने बच्चों को जब वैक्सीन दिया तो मेरे माता पिता वो देख नहीं पा रहे उसको। तो ये होता है, डरते हैं लोग, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, नाजुक दिखता है, और उसको जब हम वैक्सीन लगाते हैं, सुई लगाते हैं, तो लोग डर जाते हैं। तो पहले बार जब मैंने भी इंजेक्शन, बहुत साल पहले, आज से 15-20 साल पहले, जब हम ट्रेनिंग में थे तो हमको भी इंजेक्शन लगाने में लगता था अरे इसको दर्द हो रहा होगा। बट ये जो है वैक्सीन, क्या साइंस जो है वो 2 वैक्सीन लगाओ या 3 वैक्सीन लगाओ, अगर वो साइंटिफिकली जो आपके वैक्सीन कार्ड में रिकमेंडेड है तो उससे ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं होता, वो सेफ है। आप एक दिन में 3 वैक्सीन भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल वैक्सीन इन अ डे आर एज इफेक्टिव एज सिंगल वैक्सीन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सारी वैक्सीन एक साथ लगाएंगे तो बच्चों को कोई नुकसान या कोई डरने की बात नहीं है। जो शेड्यूल में है, जैसे जैसे शेड्यूल में लिखा हुआ है उस हिसाब से डॉक्टर लगाते हैं। और ये तो मतलब 1-2 बच्चे की, तो हजारों बच्चों को हर दिन लगाते हैं हम लोग वैक्सीन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक दिन में मल्टीपल वैक्सीन लगा सकते हैं, जो शेड्यूल में लिखा उस हिसाब से लगाना ठीक है। तो एक और चीज़, अब यूजुअली जो हमारी वैक्सीन होती हैं उनका तो एक स्केड्यूल होता है। अब अगर उस स्केड्यूल वाले दिन बच्चे को सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर या कोई ऐसी दिक्कत या तकलीफ हो, तो उस दिन सेफ रहता है वैक्सीन कराना या फिर वो सही नहीं है? हाँ, ये अक्सर होता है। क्या होता है ना कि कई पेरेंट्स सोचते हैं अरे बच्चे को सर्दी खांसी है तो अभी हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि बच्चा परेशान है, और वैक्सीन लगाएंगे और शायद और परेशान हो जाए। तो इसमें जो साइंटिफिक गाइडलाइंस है कि अगर माइल्ड कफ कोल्ड है और बच्चा उससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है तो वैक्सीन लगा लेना चाहिए। क्योंकि मेरे पास भी बैंगलोर में पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, अच्छे हैं, वो हमेशा टाइम पे वैक्सीन लगाना चाहते हैं, बट इस चीज़ से डर जाते हैं कि अरे सर्दी खांसी है तो वैक्सीन लगाएंगे शायद बच्चा और परेशान हो जाए। तो ऐसा है कि अगर हल्की सर्दी खांसी है या हल्का कोई बीमारी है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा है, तो टाइम पे वैक्सीन लगा सकते हैं। अक्सर देरी का यही कारण होता है कि पेरेंट्स डरे रहते हैं अरे सर्दी खांसी नहीं है, और इसमें बहुत टाइम निकल जाता है। तो टाइम पे वैक्सीन लगाने से उसकी बेस्ट प्रोटेक्शन आती है, बच्चों को हम बीमारियों से सही तरीके से बचा सकते हैं। तो उसमें जनरली यही बोलूँगा कि अगर हल्की सर्दी खांसी है, हल्का बुखार भी है,
तो लगा सकते हैं, बट एक बार अपने डॉक्टर से भी आप बात करके वो डिसाइड कर सकते हैं। जनरली लगाना सेफ है, जो साइंटिफिक गाइडलाइंस है या साइंटिफिक स्टडीज़ में ये तो देखा गया है कि मामूली सर्दी खांसी से कोई फ़र्क नहीं कोई पड़ता। दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो एक बफर रखना चाहें हम कि जैसे अब ज़्यादा सर्दी बुखार है और हमें पता है कि इसके बाद बुखार भी आ सकता है वैक्सीन के बाद, तो एक कुछ छोटा सा एक बफर रख सकते हैं हम कि 2-3 दिन अगर हाँ। डेट पे ना करें तो हाँ। चलेगा, वैसा कुछ रख सकते हैं? उसमें क्या होता है कि आप बात कर लेंगे डॉक्टर से, तो ऐसा नहीं होता है कि उसी दिन ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, आसपास एक वीक के टाइम के अंदर आप लगा लेंगे, जब बच्चा ठीक हो जाए, थोड़ा स्टेबल हो जाए तो कर सकते हैं। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक और सवाल जो हमें आई एम श्योर सबके मन में भी आता है, पोलियो वैक्सीन को लेके डॉक्टर। तो पोलियो तो इंडिया तो पोलियो फ्री है, तो अभी भी हम पोलियो वैक्सीन की बात क्यों कर रहे हैं डॉक्टर? देखिए, पोलियो जो है 2014 में इंडिया में इरेडिकेट हो गया। इरेडिकेट मतलब उसके बाद से इंडिया को पोलियो मुक्त मान लिया गया है, ठीक है। बट ये पोलियो जो बीमारी है ये पानी के संक्रमण से फैलती है, ठीक है। तो इंडिया के आसपास जो कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें अभी भी पोलियो कभी कभी डिटेक्ट होता है। या फिर अगर हम पोलियो की वैक्सीन नहीं करेंगे तो जो हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं कि ओवरऑल कलेक्टिवली भारत के बच्चों को जो पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी, तो बाहर से तुरंत वो इम्यूनिटी कम होते ही दूसरी पोलियो स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए एक बेसिक लेवल इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी भी पोलियो वैक्सीन को हमारे शेड्यूल में रखा है। ऑल्दो पहले की तुलना में जो पोलियो इतनी ज़्यादा होती थी, पल्स पोलियो की डेट्स आती थी और घर पे आके लगाते थे, वो थोड़ा अभी गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिकली कम किया हुआ है। तो डॉक्टर आप हमें बताइए, वैक्सीन के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या दिक्कतें आ सकती है जो पेरेंट्स शुड कीप इन माइंड, पर्टिकुलरली अगर वो पहली बार वैक्सीन कराने जा रहे हैं? ऐसी क्या क्या सिम्टम्स यूजुअली बच्चे, जैसे आपने फीवर के बारे में पहले बात की है, उसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ें होती है जो कुछ बच्चों के साथ हो सकती हैं वैक्सीन के बाद? देखिए, ज़्यादातर बच्चों को वैक्सीन के बाद बहुत सीरियस कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। जो मैंने प्रैक्टिकली फेस किया है इतने साल के एक्सपीरियंस में, कि 1-2 दिन तक बुखार आता है, बुखार बहुत हाई नहीं जाता है। जो वैक्सीन का बुखार होता है ज़्यादातर 101, 102 तक ही जाता है। अगर आप पेनफुल वैक्सीन लेते हो तो कई बार थोड़ा ज़्यादा बुखार आ जाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, जब बच्चों को वैक्सीन की प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उसी समय पे उनको पैरासीटामोल या दर्द की दवाई बता देते हैं पेरेंट्स के लिए कि ये अगर बुखार आ जाए वैक्सीन के बाद तो देना है। दूसरी चीज़ है, वैक्सीन के बाद कई बार उस जगह पे जहाँ पर वैक्सीन लगाया गया है वहाँ पर लाल हो जाता है, सूजन हो जाती है, थोड़ा दर्द होता है। तो उसके लिए वहाँ पर थोड़ा आइस, एक कपड़े में आइस लपेट के वहाँ पर हल्का सा आइस लगा के देखेंगे तो थोड़ा दर्द कम हो जाता है, बच्चा कंफर्टेबल होता है। इसके अलावा बच्चे को बार बार फीडिंग करें। छोटा बच्चा न्यूबॉर्न में भी जो हम 6 वीक्स 10 वीक्स में वैक्सीन लगाते हैं उसमें ज़्यादा वैक्सीन होते हैं, रिएक्शन भी होता है क्योंकि उसमें DTP होता है। तो उस समय पे बच्चे को बार बार फीड करें, बच्चे को गोद में लेके थोड़ा सहलाए तो बच्चा कंफर्टेबल रहता है। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता। कभी कभी किसी वैक्सीन से थोड़ा रैश आते हैं, तो हर वैक्सीन से नहीं आता है। तो अगर रैश आते हैं या फिर कुछ ऐसा जो दिखता है, बुखार, लोकल स्वेलिंग या पेन के अलावा अगर ज़्यादा कुछ दिखता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि क्या करना है। बट जनरली आजकल के वैक्सीन काफ़ी सेफ हैं और वैक्सीन से बहुत ज़्यादा रिएक्शन तो नहीं होता। ओके डॉक्टर, तो आपने डॉक्टर इस कॉन्वर्जेशन में ये मेंशन किया कि बच्चे को कंफर्ट करने के लिए उसको फीड करना चाहिए। तो ये भी एक मिथ मैंने कहीं सुनी थी कि फीड नहीं करना चाहिए, कोई रिएक्शन हो सकती है। जैसे अब बेबी इमीडिएटली वैक्सीन के बाद लेट्स से रो रहा है, ये भी किसी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि शायद डॉक्टर ने बताया था या कहीं और से मैंने मिथ सुनी थी कि आप इमीडिएटली फीड ना करें, आप अलग तरीके से उसको कंफर्ट करें क्योंकि कोई रिएक्शन हो सकती है। क्या ये बिल्कुल गलत है या सही? नहीं, ऐसा नहीं है। वैक्सीन के साथ साथ भी आप फीड कर सकते हो, वैक्सीन के तुरंत बाद भी फीड कर सकते हो। फीडिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। न्यूबॉर्न बेबी को तो आपको फीड करना ही पड़ेगा। छोटा बच्चा जो है वो तो फीडिंग से ही उसकी न्यूट्रिशन मेंटेन रहेगा और उसी से बच्चा चुप भी होता है। यहाँ तक कि हम लोग बहुत तरह की फीडिंग देते हैं बच्चे को। इंजेक्शन, बहुत जगह पे ऐसा क्या होता है, इंजेक्शन देते वक्त उनको मिल्क दिया जाता है ताकि बच्चा चुप रहे, बच्चा रिलैक्स फील करे। और गोद में लेके भी आप वैक्सीन लगा सकते हो छोटे बच्चों को। कई बार हम बेड पे सुला के देते हैं तो बच्चा थोड़ा ज़्यादा रोता है। गोद में लेके वैक्सीन दे सकते हैं, अगर पेरेंट्स कॉन्फिडेंट है बच्चे को पकड़ सकते हैं तो बच्चा कम रोता है। मैं तो अपने क्लिनिक में मेजॉरिटी पेरेंट्स को बच्चे को गोद में लेके ही वैक्सीन दिलाता हूँ ताकि वो डरे नहीं। अच्छा, मुझे लगता है बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स डरे रहते हैं उस केस में डॉक्टर, क्योंकि मेरी तो वैसी हालत होती है कि मैं कहीं और देखना शुरू कर लेती हूँ जो ही वो सुई नज़दीक आ जाती है। अच्छा डॉक्टर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कन्फ्यूजन वाला सवाल है जो मेरे मन में है, जो अगेन समथिंग दैट आई हैव कम अक्रॉस मल्टीपल टाइम्स। ये MMR वैक्सीन जो है, जिसको लेके कहते हैं कि वो वैक्सीन देने से ऑटिज्म हो सकता है ना। ऑटिज्म से ज़्यादा डर मुझे नहीं लगता किसी पेरेंट को हो सकता है कि उसके बच्चे की पूरी ज़िंदगी एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाएगी। तो डॉक्टर, ये क्या ये मिथ है? क्या इसके बारे में आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे लिसनर्स को बता सकते हैं? देखिए, ये जो है ना, कुछ दिन पहले, मतलब आज से कुछ साल पहले, एक फॉल्टी रिसर्च की वजह से ये कॉन्सेप्ट आ गया था कि MMR वैक्सीन से ऑटिज्म हो जाती है।
ये रिसर्च पूरी तरह से डिस्प्रूवन हो गया है और उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। अब उसको मानते नहीं है कोई। बहुत सारे उसके बाद जो सब्सिक्वेंट रिसर्च हुई उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट आया कि एमएमआर से ऑटिज्म हो सकता है, इसके बाद बहुत लंबी रिसर्च हुई है इसके ऊपर और ये पूरा प्रूव हो गया है, एकदम साफ साफ क्लियर हो गया कि एमएमआर वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होती है। ये कोई इसमें कोई अब संदेह नहीं रह गया है और एमएमआर वैक्सीन टोटली सेफ है। इंडिया में करोड़ों बच्चों को साल में लगता है एमएमआर वैक्सीन, गवर्नमेंट में भी लगता है, प्राइवेट में भी लगता है और इसकी वजह से ऑटिज्म नहीं होता है। तो सारे पेरेंट्स निश्चिंत हो जाएं कि एमएमआर वैक्सीन लगाने से कभी भी ऑटिज्म नहीं हो सकता। ऑटिज्म का जो कारण है बहुत हद तक जेनेटिक्स होता है और सोशल फैक्टर्स होते हैं। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से आजकल वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है, बट ऑटिज्म का एमएमआर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। ये तो सुन के थोड़ी मेरी जान में जान आ गई है, क्योंकि हर वैक्सीन के अराउंड जो भी मिथ्स है वो डिबंक है या उनको प्रूव किया गया है। अक्सर हम जब रिपोर्ट्स भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क रहता है, बिकॉज सम पीपल से कि अच्छा वो रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बट कैन वी वेरीफाई द सोर्सेज, कैन वी वेरीफाई उनकी ऑथेंटिसिटी। तो ये हमेशा हमारे दिमाग में रहता है। थैंक यू सो मच उसको डिबंक करने के लिए। एक और डॉक्टर जो वैक्सीन है जिसका नाम BCG है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। मुझे भी समझना है, आई एम अ न्यू मदर। तो ये BCG वैक्सीन क्या है, क्या ये ज़रूरी है? BCG वैक्सीन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी जिसको हम बोलते हैं, टीबी की बीमारी को बचाने के लिए, टीबी के जो सीवियर फॉर्म होता है, मतलब जो खतरनाक फॉर्म होता है टीबी का, जो ब्रेन में टीबी हो जाता है या फिर जो टीबी बॉडी में फैलता है, उस टीबी से बचाने के लिए बच्चों को लगाया जाता है। भारत में सभी बच्चों को जन्म के टाइम पे ही, बर्थ के तुरंत बाद, मतलब यहाँ तक कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पहले लेफ्ट आर्म में लगाया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में यहाँ पर लगाया जाता है। अक्सर आप देखोगे कि सभी के लेफ्ट अपर आर्म पे एक थोड़ा सा निशान रहता है, इसको स्कार बोलते हैं, BCG स्कार, वो हर बच्चे को रहता है। अच्छा, BCG वैक्सीन की जो प्रैक्टिकल मैं फेस करता हूँ अपने क्लिनिक में, कि बहुत सारी मदर्स को पता नहीं होता है कि ये जो BCG वैक्सीन लगाया गया है, इसके बाद कुछ दिन के बाद वहाँ पर एक लाल निशान बन जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे कई बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं बताते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कई बार उनको ये बताया नहीं जाता है, तो वो डर जाते हैं कि वैक्सीन तो लगा था जन्म के टाइम पे, अब 2 वीक के बाद वहाँ पर एक लाल बन रहा है, गोल गोल लाल लाल निशान बन रहा है, तो उससे वो डर जाते हैं। तो BCG का जो नेचुरल कोर्स है, पहले तो यही समझ लीजिए कि टीबी से बचाने के लिए BCG लगाते हैं और इंडिया में सब बच्चों को लगाते हैं, हर बच्चे को लगता है और एक ही जगह पे लगता है। एक तरह से ये एक निशान है, ठप्पा लग गया कि आपको BCG की वैक्सीन लगी है टीबी से बचाने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है कि पहले 2 वीक्स कोई रिएक्शन नहीं होता, जब आपने BCG लगाया, इंट्राडर्मली लगाते हैं और उसका कोई निशान, कोई दर्द भी यहाँ तक कि बच्चों को उतना फील नहीं होता है। उसके 2 वीक से 4 वीक के बाद वहाँ पर एक छोटा सा लाल दाना बनता है और 4 to 6 वीक पे जाके वो दाना फूल के कई बार फट जाता है या फिर फूल के धीरे धीरे सूख जाता है और 6 वीक से 3 मंथ्स के बीच में वहाँ पर एक निशान बन जाता है, स्कार बोलते हैं, BCG स्कार। तो ऐसा स्कार सब बच्चों को बनता है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। BCG रिएक्शन से कई बार क्या होता है, जब अल्सर बनता है तो वहाँ से हल्का रिसाव होता है, तो लोग सोचते हैं कि नया इन्फेक्शन कोई आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, नया इन्फेक्शन नहीं है। वो BCG जो बैक्टीरिया हम देते हैं स्किन के अंदर, उसी की वजह से वो जो अल्सर बनता है, उसको कोई एंटीसेप्टिक भी लगाने की जरूरत नहीं है, कोई एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको क्लीन वाटर से, एक कॉटन गॉज से सफाई कर सकते हैं, उसको कवर करने की भी जरूरत नहीं है। तो BCG वैक्सीन का जो निशान आता है वो सबको आता है, आपके बच्चे को अलग से नहीं आया हुआ है, इस डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं BCG को लेके। जब मेरा बेबी व्हेन ही वाज बॉर्न, तो उसको लोग हॉस्पिटल में लेके गए थे बताने के लिए कि पहली वैक्सीन उनको देनी है, बट हमने वो देखा नहीं था कि वैक्सीन कहाँ पे लगाएंगे। BCG उन्होंने मेंशन किया था, बट कहाँ लगी, टांग में लगी, बटक्स पे लगी, बाजू में लगी, कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन 2 हफ्ते के अंदर अंदर डॉक्टर, मैं जो आपने बताया, हमने वो निशान देखना शुरू किया, उसके बाद उसमें पस होने लगा, कुछ चीज़ें, वो गोल दाना बन गया। तो हम इमीडिएटली, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि उसके इफेक्ट्स हैं, हम अपने बेबी को लेके इमीडिएटली डॉक्टर के पास चले गए कि कुछ तो खतरनाक सा इन्फेक्शन हो चुका है और कोई चिकन पॉक्स या कुछ और तो नहीं है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। तो वो इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड की जाए डॉक्टर्स की तरफ से या ऐसी कॉन्वर्सेशंस की तरफ से, आई थिंक बहुत पेरेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल होगा। डॉक्टर, ज़्यादातर एंजाइटी इसी वजह से होती है कि इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंच नहीं पाती पेरेंट्स के पास, जो कि आप कोशिश कर रहे हैं हमें हेल्प करने की और सारी मदर्स की हेल्प करने की थ्रू द बेबी हेल्प पॉडकास्ट। एक फ्लू वैक्सीन थी जो हमने 7 मंथ से पहले हमने हॉस्पिटल में जाके लगवाई थी बेबी को, और जहाँ तक मुझे समझ में आया था कि वो फ्लू वैक्सीन लगाने से बेबी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फ्लू एंड कोल्ड एंड कफ। लेकिन उसके 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद भी वी हैड अ स्मॉल एपिसोड जहाँ पे उनको ये कोल्ड कॉफ हुआ था। तो क्या फ्लू वैक्सीन से
लगाने से ये होता है कि कोल्ड कफ अब दोबारा होगा नहीं, या फिर सर्दी खांसी फिर भी आ सकती है वैक्सीन के बाद भी? फ्लू के बारे में यही है कि फ्लू हम लोग यही बताते हैं पेरेंट्स को कि फ्लू आप अगर लगाते हो तो सर्दी खांसी कम होगी, क्योंकि फ्लू एक वायरस है जो कि कॉमन कोल्ड करता है। कॉमन कोल्ड का मतलब जैसे अक्सर देखते हैं ना, हमें सर्दी खांसी बुखार हल्का आ जाता है, बच्चों को अक्सर होते रहता है। बट ये ध्यान ये समझना है, जो मैं पेरेंट्स को समझाता हूँ कि देखिए सर्दी खांसी या फिर जो कॉमन कोल्ड है, ये कुछ 100-200 वायरसेस हैं जो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी हैं चारों तरफ। तो फ्लू उनमें से एक वायरस है जो कि थोड़ा सीरियस करता है। जैसे हम कोविड की वैक्सीन लगाते हैं, तो हम सभी ने कोविड की वैक्सीन लगाई है, तो हमको क्या होगा, कोविड अगर हुआ तो हमको सीरियस बीमारी नहीं होगी, मतलब कि हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगी, हमें सीरियसली एडमिट नहीं होना पड़ेगा और ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। उसी तरह से अगर हम फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं ना, तो फ्लू की बीमारी जो है इन्फ्लुएंजा, फ्लू का जो फुल फॉर्म है, फ्लू तो जनरल टर्म है बट उसका जो साइंटिफिक नेम है इन्फ्लुएंजा बोलते हैं उसको। तो इन्फ्लुएंजा अगर हमको होता है तो हमको सीरियस नहीं होगा। बट दूसरे जो वायरसेस हैं, जैसे IRSV हो गया, राइनो वायरस, या थोड़े थोड़े जो वायरस जो मामूली सर्दी खांसी करते हैं, वो स्टिल हो सकती है। इसलिए आपके बच्चे को हुआ और हो सकता है, बट हम जो सीरियस वाली सर्दी खांसी बुखार है उससे बच्चों को फ्लू वैक्सीन से बचा सकते हैं। ये नहीं कि कोई कभी सर्दी खांसी नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। 2 वैक्सीन एक्चुअली जिनके बारे में मुझे पूछना है आपसे, MCV और JE वैक्सीन, इसके बारे में आप मुझे और हमारी और भी जितनी भी मदर्स आउट देयर, प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट मोर अबाउट ये वाली वैक्सीन। हाँ, तो देखिए ये दोनों वैक्सीन्स जो हैं दोनों ही ऑप्शनल वैक्सीन के क्राइटेरिया में आती हैं। ये इसमें दोनों को अलग अलग समझा देता हूँ। जेई का फुल फॉर्म होता है जापानीज इंकेफेलाइटिस, और ये जैसे पता चल रहा है कि ये एक ब्रेन फीवर होता है। ब्रेन फीवर मतलब जिसमें ब्रेन के अंदर संक्रमण हो, इन्फेक्शन हो। तो ये एक वायरस है जेई जापानीज इंकेफेलाइटिस, जो इंडिया में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत सारे पार्ट ऑफ इंडिया कंट्री में है। कर्नाटका में 10 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गवर्नमेंट ने, और जिस पार्ट ऑफ कंट्री से मैं आता हूँ, एक मैंने जहाँ काम किया हुआ MD के वक्त, वहाँ भी जेई बहुत ज़्यादा होता था। बंगाल का एक बेल्ट है, झारखंड का बेल्ट है, उड़ीसा का कुछ बेल्ट है, कुछ एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। और ये बीमारी बहुत सीरियस होती है। अगर ये ब्रेन फीवर बच्चों को होता है, जापानीज इंकेफेलाइटिस, तो उसमें बच्चों को अक्सर पैरालिसिस और परमानेंट ब्रेन डैमेज होने की चांसेस है, तो डेथ की भी रिस्क रहती है। बट ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसमें ये है कि जिस एरिया में ये इन्फेक्शन होता है वहाँ पर जेई वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इन जनरल क्या करते हैं कि उस जगह पे गवर्नमेंट खुद ही फ्री में जेई वैक्सीन गवर्नमेंट शेड्यूल में इंक्लूड करके देती है। तो कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट में जहाँ पर जेई वैक्सीन, जेई बीमारी होती है, वहाँ पर गवर्नमेंट में फ्री में मिलता है। मैं अपने प्रैक्टिस में क्या करता हूँ, क्योंकि ये वैक्सीन का ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये वैक्सीन अक्सर मैं पेरेंट्स को पूछ के लगा देता हूँ जेई का। और रह गया MCV, तो मेनिंगोकोकल वैक्सीन इंडिया में मैंडेटरी नहीं है और ये काफ़ी कॉस्टली वैक्सीन आती है। इसके साइड इफेक्ट्स भी थोड़ा बहुत, स्वेलिंग वगैरह ज़्यादा होता है इसमें। तो ये इम्यूनो डिफिशिएंट बच्चों को, जिनको कुछ बीमारियों की वजह से थोड़ी इम्यूनिटी वीक होती है, उन बच्चों को लगाना रिकमेंडेड है। जो लोग USA में जाना चाहते हैं, USA या कोल्ड कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा होती है, तो वहाँ लगाना ज़रूरी है। हज पिलग्रिम्स को भी लगाना कई बार ज़रूरी होता है। स्पेसिफिक कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से बात करके MCV वैक्सीन लगा सकते हैं, बट जनरली हर बच्चे को MCV वैक्सीन, मतलब मेनिंगोकोकल वैक्सीन, ये मेनिंगोकोकल एक बैक्टीरिया है जो ब्रेन फीवर करता है, तो हर बच्चे को लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही रहेगा इसके बारे में कि MCV वैक्सीन अगर लगाना है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लें। अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं लेने के लिए तो लीजिए। MCV मैंडेटरी नहीं है। जेई इंडिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एकदम मैंडेटरी है, और अगर आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। कॉस्ट बहुत कम है, साइड इफेक्ट भी बहुत कम है। डॉक्टर, एक क्वेश्चन था, जो इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन एज कम्पेयर टू देयर कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें, ये हमेशा हमारे मन में रहता है। तो जब हम ये वैक्सीनेशन की जर्नी शुरू करना भी चाह रहे थे अपने बेबी को लेके, तो एक तरफ गवर्नमेंट वैक्सीन या गवर्नमेंट सेंटर्स में जो वैक्सीन करा रहे हैं, जो आपने बोला लाइफ सस्टेनिंग वैक्सीन है, वो एकदम फ्री है, एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट। और दूसरी तरफ प्राइवेट सेंटर्स में जब आप ये वैक्सीनेशन करा रहे हैं, तो द कॉस्ट इज हेफ्टी, काफी एक्सपेंसिव वैक्सीन है। तो ये कोई मिड रेंज भी नहीं है, एक तरफ जीरो और एक तरफ काफी ज्यादा। तो एज अ मदर, एज अ पैरानॉइड मदर एक्चुअली, मेरे दिमाग में ये चीज ऑटोमेटिकली बैठ गई थी कि जहाँ पे मैं पैसा स्पेंड करी हूँ शायद वहाँ इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। तो इसमें आप एक चीज़ समझ लीजिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देता हूँ और थोड़ा सा और एडिशनल नॉलेज देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिकल तो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ प्राइवेट वैक्सीन के कॉस्ट ज़्यादा है, उसका कारण ये होता है कि वो प्राइवेट वैक्सीन कुछ कंपनीज बनाती हैं और वो फिर उसको सेल करती हैं, फिर डॉक्टर उसको लगाते हैं, तो उसका कॉस्ट ऐड हो जाता है। वेरएज़ गवर्नमेंट क्या करती है, उसको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में खरीद के रखती है और फ्री में देती है, और उसका कॉस्ट गवर्नमेंट उठाती है अपने
मतलब जनता की भलाई के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट बियर्स दैट कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि वो लाइफ सेविंग वैक्सीन हैं, दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, तो गवर्नमेंट को वो कॉस्ट हेल्थ केयर स्पेंड्स में उसको उठाना पड़ता है। अब एज अ मदर आपको क्या करना है मैं समझा देता हूँ। देखिए, एज अ मदर आपको लग रहा है कि प्राइवेट वैक्सीन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अफोर्डेबल नहीं है, तो आप गवर्नमेंट में जितनी वैक्सीन हैं सारा आप लगा लीजिए, सारा लगा लीजिए। वो गवर्नमेंट की जो कार्ड आती है उसको एकदम डेट वाइज फॉलो करके गवर्नमेंट सेंटर आपके घर के पास जो है वहाँ पर जो भी आंगनवाड़ी वर्कर है या डॉक्टर है या फिर जो हेल्थ केयर वर्कर नर्स वगैरह हैं उनसे बातचीत करके पूरा सही गवर्नमेंट वाले वैक्सीन लगा लीजिए, और उससे आपके बच्चे को जो भी लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जो सीरियस बीमारियां उससे आपका बच्चा बच जाएगा। ठीक है, अब हो गया कि अगर आपको एक और चीज़ जो पूछा आपने कि क्या गवर्नमेंट वाले वैक्सीन उतने इफेक्टिव नहीं है जितने प्राइवेट, ऐसा नहीं है, दोनों ही वैक्सीन इफेक्टिव हैं। जो वैक्सीन गवर्नमेंट में मिल रही है वो सारी इफेक्टिव है, आप निश्चिंत होकर लगाए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्राइवेट में भी वो वैक्सीन मिलती है, उतनी ही इफेक्टिव है, कोई फर्क नहीं है। बट जो एडिशनल वैक्सीन है, मान लीजिए कि जो 4 या 5 मैंने वैक्सीन बताई, फिर से बता देता हूँ, इन्फ्लुएंजा है, टाइफॉइड है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए है, और जो बड़े बच्चों को लगती है एचपीवी वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर वाली, तो ये 5 वैक्सीन गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है। अगर आपका मन चाहता है कि नहीं ये बीमारियों से भी मुझे अपने बच्चे को बचाना है, तो आप प्राइवेट में जाके किसी भी जो आपके बच्चों के डॉक्टर आसपास आपके घर के आसपास रहते हैं उनसे बात करके वो एडिशनली उनसे बात करके सही समय पर लगवा सकते हैं। और एक चीज़, कई बार वैक्सीन छूट जाती है, मतलब मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं था कि ये एडिशनल वैक्सीन हैं, आपका बच्चा 3-4 साल का हो गया, अब आप सोच रहे हो कि ये जो पुरानी वैक्सीन तो पहले की थी, मतलब 6 महीने 7 महीने या 1 साल पे लगानी चाहिए, तो क्या हम अब लगा सकते हैं? ये कमेंट बहुत ज़्यादा मेरे चैनल पे आता है। तो देखिए, आप लगवा सकते हो, उसको कैचअप शेड्यूल बोलते हैं, उसके लिए भी कुछ नियम होता है। डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन या बच्चों के डॉक्टर आपके आसपास हैं उनको पता होता है कि कैसे करना है, वो आपको बता देंगे और आप करवा सकते हो। छूट भी गया है और आपका अब लेने की इच्छा है तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिकल कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन ये है कि जो लाइफ सेविंग वैक्सीन है आप गवर्नमेंट से लगा लीजिए। उससे ज़्यादा अगर आपको लगवाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको लगवाने का मन है तो एडिशनल वैक्सीन आप प्राइवेट में लगा लीजिए। फिर कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी है वो ये चूज़ करते हैं कि वो पूरा प्राइवेट में लगवा लें। ये जरूरी नहीं है कि सब वैक्सीन आप प्राइवेट में लगाओ, क्योंकि हर एक के पास उतना खर्च करने की क्षमता नहीं होती भारत में। तो आप ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के सारे वैक्सीन लगवा लीजिए, जो एडिशनल वैक्सीन आपका अगर मन चाहता है तो ले लीजिए, उससे प्रोटेक्शन होगा, और नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। ग्रेट, ये सुन के कि आप कैचअप स्केड्यूल के बारे में भी जो आपने बात की कि अच्छा जिनका अगर किसी पॉइंट पे वैक्सीन छूट भी गया है तो वो एक कैचअप स्केड्यूल भी कर सकते हैं, तो आई एम श्योर ये सुन के बहुत सारी मदर्स वुड बी फीलिंग बहुत रिलैक्स्ड कि अच्छा ट्रेन छूट नहीं गई अभी उनकी। कैचअप शेड्यूल के बारे में मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि कैचअप शेड्यूल का ये मतलब नहीं कि जहाँ एकदम शुरू से आपको शुरू करना है, जहाँ तक आपका लगा हुआ है उसके बाद जो डोज बचे बस उतना ही लगाना होता है। ये नहीं कि हम फिर से शुरू करेंगे, नहीं। जितने सारे डोजेज आपको लग गए उसको हम काउंट करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं, उसके बाद एडिशनली जो है वो हम एक्स्ट्रा जो बच छूट गए वो लगा देते हैं। और आप कहीं भी लेते हो, मान लीजिए गवर्नमेंट में भी लेते हैं, आपका छूट गया है तो गवर्नमेंट में जाके आप एडिशनली लगा सकते हो वो, और जो प्राइवेट में भी आपका छूट गया है तो, या फिर जो प्राइवेट वाला वैक्सीन कभी नहीं लगाए अगर आपको अभी पता चला है तो भी आप अपने बच्चों के डॉक्टर से जाके बात करेंगे तो वो लगा देंगे। डॉक्टर्स को पता होता है कि क्या करना है, तो इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आसपास में बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे मिलेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ओके, सो मदर्स, ये थे वो कुछ क्वेश्चंस, कुछ मिथ्स और कुछ गलतफहमियां जो डॉक्टर संदीप ने हम सब मदर्स के लिए क्लैरिफाई कर दी आज। तो हमारा ये पॉडकास्ट बेबी हेल्प बाय डॉक्टर संदीप देखते रहिए। ये इन्फॉर्मेशन सारी मदर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ शेयर करिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वुड बी मदर्स के साथ, और जो मदर्स ऑलरेडी हैं एट एनी एज ग्रुप। और हम बोलेंगे थैंक यू डॉक्टर संदीप को फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस शो टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन डॉक्टर संदीप। थैंक यू। वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।